नमस्कार, मैं सुमन शेखावत। आज हम विज्ञान विषय के पार्ट 2 सूक्ष्म जीव और शत्रु, जो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनका क्लासिफिकेशन और मानव जीवन पर इनका प्रभाव या मानव जीवन से इनका संबंध, इन सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव, इस शब्द का अर्थ इसके नाम से स्पष्ट होता है, सूक्ष्म और जीव। सूक्ष्म जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हों, बहुत जिनको आँखों से देखा ही नहीं जा सके, ऐसे जीव जो है वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मनुष्य ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हवा, पानी या और भी स्थानों के ऊपर इस प्रकार के जीव भी हो सकते हैं जिन्हें जो कि हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। लेकिन विज्ञान की सहायता से, विज्ञान ने जो उपकरण बनाए हैं उनकी सहायता से इन जीवों को देखने में सहायता मिली। जब सूक्ष्म जीवों की जानकारी प्राप्त हुई तो उसके बारे में आगे उनका अध्ययन हुआ, और अध्ययन होने के फलस्वरूप ही हम जो आज ये जान पाए हैं कि प्रकृति के अंदर इतने छोटे जीव भी उपस्थित हैं। हालांकि सूक्ष्म जीवों को लगभग 300 वर्ष पूर्व देखा गया था, और उसके बाद में तब से बाद में उनका जब अध्ययन होने लगा, उस समय से आज तक का जो अध्ययन है वो भी उनके प्रारंभिक स्तर का अध्ययन ही माना गया है। क्योंकि अभी भी इनकी इतनी प्रजातियां और इनकी ऐसे ऐसे नए नए लक्षणों वाली जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त होती जा रही है कि इनके जो अध्ययन है उस अध्ययन को अपन पूर्णता की तरफ नहीं ले सकते हैं, इसलिए इनका अध्ययन चल ही रहा है। आगे हम देखते हैं कि ये जीव जो हैं वो किस प्रकार से हम इनका पता लगा सकते हैं, या सामान्य दैनिक जीवन में हम इनको कहाँ देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि कभी आपने ध्यान दिया हो गर्मियों के मौसम में या बारिश के मौसम में, जो चपाती या ब्रेड वगैरह होती है उनके ऊपर कभी ग्रीन कलर की, कभी वाइट और ब्लैक कलर की, इस प्रकार की जो है वो कुछ संरचनाएं दिखाई देती है। सफ़ेद और काले रंग की जो संरचना हमें दिखाई देती है धब्बों के रूप में, वो तो होती है कवक, और यदि हरे रंग की हमें दिखाई दे तो वो हो गया शैवाल। तो शैवाल और कवक ये सब क्या है, ये सूक्ष्म जीव के ही प्रकार हैं। अब इनके निवास स्थान के बारे में बात करें तो सूक्ष्म जीव प्रकृति के अंदर लगभग हर स्थान पर पाए जाते हैं। ऐसा शायद ही कोई स्थान होता होगा जहाँ की सूक्ष्म जीव न पाए जाएं। ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, दलदली भूमि के अंदर, बर्फीले क्षेत्रों के अंदर, बहुत ही गर्म स्थानों में, जल स्रोतों में, सभी जगह जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ तक ये सूक्ष्म जीव सजीवों के शरीर के अंदर, पादप, जंतु और मनुष्य, इनके शरीर के अंदर भी उपस्थित होते हैं। तो ये सर्वत्र ही पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीव अपनी संरचना, अपने प्रकार और विभिन्नताओं के आधार पर 4 वर्गों में बांटे गए हैं, क्योंकि इन सब की अलग अलग विशेषता होती है। शारीरिक जो बनावट होती है उसमें भी अंतर होता है। इस आधार पर इनको 4 वर्ग, पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल में बांटे गए हैं। इसके अतिरिक्त विषाणु को भी सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत माना गया है। अध्ययन के आधार पर इसे सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत माना गया। इन सभी वर्गों के बारे में थोड़ी से हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। पहला हमारा वर्ग जीवाणु है,
लेकिन उससे पूर्व इस चित्र में हम जो कुछ चित्र बताए गए हैं, इसके अंदर जो पहला फिगर है 2.2, ये एल्गी यानी शैवाल के बारे में बताया गया। शैवाल की विशेषता होती है कि वो ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, और यहाँ पे ये क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा 2 बताए गए हैं। नेक्स्ट 2.3 जो फिगर है उसके अंदर अमीबा और पैरामीशियम बताए गए हैं जो कि प्रोटोजुआ हैं, प्रोटोजुआ वर्ग के हैं। और तीसरे जो है उसके अंदर फंगी बताई गई है, ये कवक होती है। फर्स्ट चित्र के अंदर ब्रेड मोल्ड्स, दूसरे में पेरिसिलियम और एक तीसरा जो है वो एस्परजिलस। तो ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं और इनको इनके नामों के आधार, इनके गुणों के आधार पर भी नाम, विशेषताओं के आधार पर नाम प्रदान किए गए हैं। अब हम प्रत्येक जो भाग है, इसका प्रकार है, उसके ऊपर चर्चा कर लें। इस चित्र के अंदर एक बैक्टीरिया बताया गया है जिसका नाम है एसेरिचिया कोलाई। एसेरिचिया कोलाई जो है ये मानव की आंत में पाया जाने वाला एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। यहाँ चित्र के अंदर ये बैक्टीरिया का एक झुंड है, समूह है। ये बहुत बैक्टीरिया जो होते हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अन्य भी सूक्ष्म जीव, वो हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। अगले चित्र के अंदर बैक्टीरिया की शेप्स बताई गई हैं कि किन किन शेप्स में पाया जाता है। बैक्टीरिया जो होता है, पहले इसकी संरचना के बारे में देख लें हम कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्राणी है और अकेंद्रकीय है, यानी इसकी कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है और कोशिका के बाहर जो है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न आकृतियों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे इस चित्र में हमने एक स्पाइरल यानी सर्पिल बैक्टीरिया बताए गए हैं और दूसरे में रॉड शेप्ड यानी छड़नुमा बैक्टीरिया बताए गए हैं। तो इस प्रकार से चपटे, गोल और भी बहुत तरह के जो है वो बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगला चित्र कवक का बताया गया है। आर्मिलेरिया ऑस्ट्रोई नामक ये कवक बताई गई है। कवक जो होती है वो सफ़ेद, काले या हल्के भूरे रंग में ही पाई जाती है। कवक जो होती है वो ग्रीन कलर की नहीं होती है क्योंकि कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये कवक जो होती है वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहती है। सड़े हुए मृत कार्बनिक पदार्थ जो होती है उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करती है और इनका शरीर, इन कवक और शैवालों को पादप जगत में माना गया है। तो पादप होते हुए भी ये जड़, तना, पत्ती में इनका शरीर विभेदित नहीं होता है। तो और ये परपोषी होती है एक प्रकार से क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं होता है। इसके अलावा कवक का अपमार्जक के रूप में बहुत ही बड़ा महत्व है। अगला हमारा चित्र जो है वो एक प्रोटोजुआ का है। प्रोटोजुआ में ये जो है वो पैरामीशियम का चित्र है। पैरामीशियम है ये, जिसकी आकृति चप्पल के आकार की होती है। प्रोटोजुआ जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और यूकैरियोटिक प्रकार की इनकी कोशिका होती है। यूकैरियोटिक का अर्थ हो गया जो कि पूर्ण विकसित कोशिका हो। इनमें श्वसन, जनन, उत्सर्जन, पाचन, ये सभी क्रियाएं जो वो होती है। इसके अलावा प्रोटोजुआ जो होते हैं वो समुद्री जल और मीठे ठहरे हुए जल के अंदर असंख्य रूप में पाए जाते हैं। प्रोटोजुआ के अंदर जैसे युग्लिना है, अमीबा है, इस प्रकार से इनके ये उदाहरण हैं। पैरामीशियम का चित्र जो है वो हम देख ही रहे हैं। अगले चित्र के अंदर अगला जो चित्र है ये शैवाल का चित्र है। शैवाल जो है वो हरे रंग की होती है और हरे रंग की जो है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होती है। इसी कारण शैवाल जो होती है वो स्वपोषी होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती है।
इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है कवक की भांति। ये एक प्रकार के प्लांट्स ही होते हैं। अगला हमारा चित्र वायरस का है। विषाणु जो है उसको स्थायी तौर पर जीव या प्राणी नहीं कहा गया है, फिर भी सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीव इसलिए क्योंकि विषाणु भी अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह जो है वो दिखाई नहीं देता, अति सूक्ष्म होता है। विषाणु की प्रकृति, इसको प्राणी या जीव इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि प्रकृति के अंदर ये निष्क्रिय रूप से, मृत रूप से ये रहता है, निर्जीव की तरह से रहता है। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है कि जैसे ही विषाणु किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है, वैसे ही यह गुणन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और अपनी संख्या में वृद्धि करके खुद सजीव की तरह व्यवहार करता है। इस कारण विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों के को उत्पन्न करता है। आज जो है कोरोना जो है वो भी एक प्रकार का वायरस है और जो कि घातक बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम संरचना देख लें सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इन एक कोशिकीय जीवों के अंदर जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशीय के अंदर शैवाल और कवक जो होते हैं, अधिकांशतः शैवाल कवक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो शैवाल एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव यूकैरियोटिक अथवा प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। यूकैरियोटिक जिनकी समृद्ध कोशिका होती है, जिनकी कोशिका के केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, अथवा प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं जिनका पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता, सुगठित कोशिका नहीं होती है। तो इस प्रकार के जीवों को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक सूक्ष्म जीव और हम, यानी हमारे साथ सूक्ष्म जीवों का क्या संबंध है, किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से प्रभावित करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक होते हैं। लाभदायक जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें हम मित्रवत लाभदायक रूप में लेते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली बहुत सी सामग्रियों के निर्माण में अपना योगदान प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से बहुत सी जो है वो ऐसी सामग्रियाँ बनाई जाती है जिनको हम नित्य प्रति काम में लेते हैं। इसमें सबसे पहला है खाद्य सामग्री के निर्माण में। सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान जो है वो खाद्य सामग्री के में होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जिनमें कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम लैक्टोबैसिलस जीवाणु है और इसकी सहायता से दूध जो है वो दही में बदलता है, यानी दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले, उनको बदलने वाले जीवाणु होते हैं ये। तो आपने अपने माता जी को देखा होगा दूध के अंदर थोड़ा सा दही डालते हुए, और उसके बाद वो सुबह पूरा दूध जो होता है वो दही में बदल जाता है। तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के द्वारा ही ये क्रिया की जाती है। अगला है ईस्ट, जो एक प्रकार की कवक है और इसका उपयोग बेकरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, जैसे कि डबल रोटी, केक, पेस्ट्री, इडली, जलेबी, इन सब को बनाने के लिए काम में लिया जाता है इनको। जब इनका जो घोल तैयार किया जाता है उसके अंदर खमीर उठने की प्रक्रिया जो होती है वो ईस्ट को डालने के बाद ही होती है। अब ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो इस चित्र से हम समझेंगे कि भी इसमें क्या प्रक्रिया होती है। ये चित्र बताया गया है, एक मैदे का जैसे घोल बना लिया है और फिर उसके अंदर ईस्ट पाउडर को डाल दिया। उसके बाद में ईस्ट पाउडर को डालने के बाद दूसरे चित्र में आप देखिए कि मैदा जो है, जो पहले फुला हुआ नहीं था, वो बाद में फूल जाता है, बहुत स्पंजी हो जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है, जैसे ही ईस्ट डाला जाता है वैसे ही उस घोल के अंदर, तो ईस्ट के अंदर तीव्रता से जनन की क्रिया होने लगती है और जनन प्रक्रिया के साथ ही श्वसन की प्रक्रिया होती है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न की जाती है।
जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बुलबुलों के रूप में इस मैदे के अंदर खमीर उठाने का कार्य करती है, जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है, ये फूल के अधिक हो जाता है। और इस प्रकार से सभी बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर इनका ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से लगभग खाने के जो जितने भी सामान ज़्यादा होते हैं उन सब में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही लाभदायक सूक्ष्मजीव है। अगला है हमारा क्लोरेला शैवाल। शैवाल है ये एक प्रकार की क्लोरेला, और ये जो शैवाल है ये जलीय वनस्पति है और औषधीय गुणों वाली वनस्पति है। ये इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। क्लोरेला से बनी हुई जो खाद्य सामग्रियां होती हैं, क्लोरेला को जब आइसक्रीम बनाने, सूप और बहुत सारी खाद्य सामग्रियों के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अगला हमारा उपयोग है, पहला खाद्य पदार्थ पे था, दूसरा है वाणिज्यिक उपयोग। बड़े लेवल पे किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। प्रकृति में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक शर्कराएं होती है, जो गेहूँ, चावल, फलों के रस, इन सब में उपस्थित होती हैं, उन प्राकृतिक शर्कराओं से किण्वन की अभिक्रिया के द्वारा अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे ये जो कार्य होता है, और इसके अंदर इसकी सूक्ष्म जीवों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें ईस्ट और बैक्टीरिया जो होते हैं वो दोनों ही इस कार्य को करने में सहायक होते हैं। अब शर्करा में किण्वन की जो अभिक्रिया है, इसके बारे में हम अगले अपने भाग के अंदर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अभिक्रिया है और किसकी सहायता से किस प्रकार से होती है। अब हम आज जितना भी अध्ययन किया है उसके मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्नों को करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, ऐसे जीव जिन्हें आँखों से देखा नहीं जा सकता क्या कहलाते हैं? तो ये है सूक्ष्म जीव, जिन्हें कि हम आँख से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, वह जीव जिन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इसे ऐसा जो है वो केवल वायरस है या विषाणु है, जिन्हें कि सजीव निर्जीव दोनों ही माना गया है। तीसरा प्रश्न, किस जीवाणु द्वारा दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है? तो ये जीवाणु जो है वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। चौथा प्रश्न, शर्करा से किस अभिक्रिया द्वारा, प्राकृतिक शर्करा के द्वारा कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिससे कि अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है? तो वो है किण्वन अभिक्रिया। किण्वन अभिक्रिया जो होती है वो ईस्ट और बैक्टीरिया के सहायता से होती है। इसको हम अगले पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।